बोल रही थी कि लाइक बहुत लोग अपना मैसेज डीएम कर रहे कि तू सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहा। सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्यों? लाइक सबका अपना अपना कुछ कुछ रीजंस है। ओह गॉट इट, नो इश्यूज। उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देना। बेसिकली जो नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एकदम इनएक्टिव है, उनमें से 5 आज रिमूव कर देना तुम लोग मिलके। ठीक है। इसलिए 5 बोले क्योंकि 5 तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक। भैया स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है, ठीक है। ठीक है, तो कल तक सबको समझ में आ गया था सबको, जो भी हुआ था? यस। हाँ। आज का हमारा टॉपिक है कंसेंसस मैकेनिज्म। तो कंसेंसस मैकेनिज्म जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, कंसेंसस का मतलब क्या होता है ये बताओ, कोई भी एक। तारंग। और तब तक कोई वो भी कर सकता है, कंसेंसस का मतलब तुम लोग तब से वो भी कर सकते हो, चैट में भी लिख सकते हो। हेलो। हाँ तारंग बताओ, कंसेंसस का मतलब पता है? हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब मिलकर जो लोग एक डिसीजन पर अराइव होते हैं। परफेक्ट। मिलकर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ओके नाइस। गूगल। हाँ। तो मिलकर बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन बताई तारंग ने कि जो मिलकर एग्री एग्री करते हैं ना, राइट। तो बस यही होता है कंसेंसस। और ब्लॉकचेन में तुमको मैंने अभी क्या बताया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट नोट्स होती हैं वो मेजॉरिटी पे चलती हैं। जो मेजॉरिटी कहता है, बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि मिलकर जो एग्रीमेंट करती है कम्युनिटी, उसको मान्यता, उसको मिलती है मान्यता बेसिकली, है ना। तो उसी ब्लॉकचेन को वैलिडेट माना जाता है जो पूरी कम्युनिटी मानती है, राइट। पर वो क्या मतलब कि ब्लॉक सही है या नहीं है, इस चीज का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक के 3 तरीके हो गए। मेन 2 फेमस है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। तुम्हें मैं समझाता हूँ स्टार्टिंग से ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, तब तुम्हें इसी समझ में आएगी कि कंसेंसस मैकेनिज्म का पार्ट क्या है। मैं तुमको सब कुछ समझा रहा था ब्लॉकचेन में क्या कैसे होती है, राइट। उतना सब कुछ क्लियर रखना अपने दिमाग में। अब ये यहाँ पर ये पॉइंट आता है निकल कर कि एक ब्लॉक ऐड करना है, तो उस ब्लॉक में क्या क्या हो सकता है ये बताओ, आशुतोष मिश्रा। इमीडिएट आंसर देना। अभिषेक भालते तुम बताओ। अभिषेक भालते। ठीक है, साक्षी तुम बताओ, साक्षी बताओ उस ब्लॉक में क्या क्या होता है। सर ब्लॉक का डेटा डेटा में क्या होता इसका है एग्जैक्टली ठीक है, उपासना तुम बताओ। या प्रीवियस हैश हैश हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो ब्लॉक के अंदर आ गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि डेटा, जो ब्लॉक के डेटा होता है उसके अंदर क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। उस ब्लॉक के डेटा के अंदर पता है क्या स्टोर होता है? अब बिटकॉइन के केस में होता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस मतलब कि श्रेयस टू ज्योतेंद्र, ज्योतेंद्र टू प्रकृति, प्रकृति टू कोमल, ये ट्रांजैक्शंस लिखे होते हैं बिटकॉइन के केस में। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, बिटकॉइन के केस समझा ही रहा हूँ तो क्या होता है। हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इन्वेंटर्स ऑफ बिटकॉइन 1990s की बात है। स्टुअर्ट हेबर और एक और कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा किसी डिसेंट्रलाइजेशन पे ही बेसिकली, कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइज की जा सकती है टेक्नोलॉजी के ऊपर।
वो टेक्नोलॉजी बाद में ब्लॉकचेन के नाम से फेमस हुई। तो 90s की टेक्नोलॉजी है ये, रिसर्च पेपर लिखा, अवेलेबल है, कोई पढ़ सकता है। देन फिर सातोशी नाकामोटो एक ग्रुप है, एक इंडिविजुअल है, क्या है किसी को नहीं पता, बस एक नाम है जो जिसने बिटकॉइन को इन्वेंट किया, बिटकॉइन नॉट ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन को इन्वेंट किया सातोशी नाकामोटो ने, एंड बिटकॉइन वाज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि बेस्ड था उस रिसर्च पेपर में जो कि 1990s में लिखा गया था। बिटकॉइन क्यों लिखा गया मैं बताता हूँ। 1990s में उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया। फिर यूएस में कुछ बैंक्स थे, बैंक्स क्या करते थे कि लोन्स देने लगे। अब बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि लोन्स देते हैं तो तुमसे तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेते हैं, राइट, उसके बदले में। तो बैंक्स को लगा कि ग्रीड आई बैंक्स को कि एक काम करते हैं, जितना हो सके उतना लोन हम देते हैं, जितना हो सके उतना देते हैं, और लोगों को लोअर करते हैं कि तुम लोन लेते जाओ हमसे। इन केस ये लोग लोन नहीं चुका पाए तो हम लोग इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया कि नहीं है? तो बैंकों ने लालच में आके लोन देना स्टार्ट किया, क्योंकि बैंकों का काम ही चलता है लोन देकर। अब गवर्नमेंट भी इस चीज में सपोर्ट करी थी, यूएस की गवर्नमेंट भी बैंकों को बहुत सपोर्ट करी थी, बहुत पैसे दे रही थी, जितने पैसे इकोनॉमी में थे नहीं उससे ज्यादा पैसे छाप करके यूएस गवर्नमेंट बैंक्स को दे रही थी कि तुम लोगों को लोन दो। अब लोगों को लोन देने लगे, ऐसे लोगों ने भी लोन लिया, बहुत ऐसे लोगों ने लोन लिया जो कि डिफॉल्ट कर गए। डिफॉल्ट का मतलब समझ में आया सबको? हाँ ना? हाँ भैया, हाँ भैया। तो डिफॉल्ट कर गया। अब डिफॉल्ट कर गया तो सीन क्या हुआ कि ज्यादा रियल स्टेट, मतलब इतने ज्यादा प्रॉपर्टीज आ गई बैंक के पास कि बेचने के लिए सप्लाई बढ़ गई रियल स्टेट की। जब सप्लाई बढ़ गई तो रेट अपने आप कम हो जाता है। लाइक जब 10 प्रॉपर्टीज अवेलेबल है तो उनका रेट, प्रॉपर्टीज अवेलेबल है तो आउट ऑफ कंपटीशन वो रेट 50,000 चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आई, तो रियल स्टेट इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। तो लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। जब लोगों ने खरीदना बंद कर दिया ये कोलेटरल वाला, तो बैंक्स डिफॉल्ट कर गए पूरे पूरे। पहले लोन लेने वालों ने डिफॉल्ट किया था, अब बैंक्स डिफॉल्ट कर गए कि जो पैसे हमने लोन में लिए हैं वो हमें रिट्रीव नहीं हो पा रहे हैं। और जब बैंक्स डिफॉल्ट करने लगे तो पूरी इकोनॉमी तो बैंक्स पे चलती है, तो पूरी इकोनॉमी डिफॉल्ट कर गई। इन 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन आ गया जो कि अराउंड 10 साल तक चला था, तब जाके 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया था प्रॉपरली। तो 10 साल तक लोगों के पास खाने पीने हर चीज की कमी हो गई, क्योंकि पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर गई यूएस की। तो बहुत फेमस नाम से है द ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन ऑफ 2008। ये बहुत फेमस है। सिमिलर चीजें, सिमिलर नहीं बट अभी भी रिसेशन आ रखा है यूरोपियन कंट्रीज में। रिसेंटली जर्मनीज वगैरह रिसेशन में है। तो क्या होता है ऐसे केसेस में कि इस रिसेशन में अब इकोनॉमी डिफॉल्ट करती है तो उसके पैसों की वैल्यू घटती है। जब पैसों की वैल्यू घटती है तो लेट मी टेल यू, इन्फ्लेशन आती है कंट्री में। तो इस चीज का पूरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने अपने पैसे बचाए थे रिटायरमेंट्स के लिए वो बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। बर्बाद कैसे हो गए? जहां उन्होंने 1 लाख रुपए बचाए थे उस चीज की वैल्यू घट करके 10,000 12,000 तक आ गई, क्योंकि 10% ही उनकी एक्चुअल वैल्यू बची ड्यू टू इन्फ्लेशन। विच मीन्स कि अगर जो पहले 1 लाख की 10 ब्रेड खरीद सकते थे तो अब 1 लाख के एक ही ब्रेड खरीद सकते हैं। इतना महंगाई आ गई, इसलिए उनके पैसे की वैल्यू घट गई। तो लोगों का भरोसा उठ गया बैंक से। ऐसे मोमेंट पे सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया कि हम एक डिसेंट्रलाइज करेंसी बनाते हैं जो इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करती, और जिनको कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं कंट्रोल करती। जब सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करेगी तो लालच वगैरह कहीं से आता ही नहीं है। इट्स लाइक कि तुम जितना काम करोगे उतना ही करेंसी जनरेट होगी। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो, जरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इट्स लाइक कि जितने ज्यादा लोग उससे जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग उस चीज का यूज करेंगे, इसका मतलब वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। तो जितना ज्यादा उस कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा इनकम जनरेट होगा कम्युनिटी के अंदर, राइट। अब जितना ज्यादा इनकम जनरेट होगा उतनी ही करेंसी जनरेट होगी। जबकि अपनी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। अपनी कंट्रीज में जरूरत पड़ती है तो कंट्रीज नोट छापना स्टार्ट कर देती है, बंद करना और छापना रोक भी देती है। पर सेंट्रलाइज सिस्टम बहुत बैलेंस था इस तरीके इसलिए।
तो उन्होंने ये चीजें की। बट बिटकॉइन में क्या हुआ कि प्रूफ ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट पे आया, बेसिकली ये बनाया गया। तो बिटकॉइन में होती थी बस ट्रांजेक्शंस ही स्टोर होती थी। आजकल जो ब्लॉक्स आते हैं, इथीरियम के ब्लॉक्स हो गए, जो इथीरियम चेन यूज करती है, जो पॉलीगॉन यूज करती है, सोलाना, जितने दुनिया भर की चेन्स यूज करती हैं, वो नए सिस्टम पे काम करती हैं बेसिकली। तो उनके डेटा की जगह ट्रांजैक्शंस प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, दो चीजें स्टोर होती हैं आज के उसमें। पर जब बिटकॉइन बना था तो बिटकॉइन में बस ट्रांजैक्शन स्टोर होती थी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि बस ट्रांजैक्शन क्यों स्टोर होती थी, क्या कैसा है, ये मैं तुम्हें या तो आज बता दूंगा या तो मैं कल लास्ट लेक्चर से पहले बताऊंगा, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है उसके लिए। बट अभी समझ लो कि बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन स्टोर होती है बस, ठीक है। तो बिटकॉइन का सिस्टम काम करता था प्रूफ ऑफ वर्क में। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्रॉब्लम प्रिवेंट अटैक्स। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, देखो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या हो गया कि ये ब्लॉकचेन के, ये ओरिजिनल ब्लॉकचेन है, इसमें अब एक ब्लॉक ऐड करना है। ये क्या बता रहा है, इट्स वेरी सिंपल कि तुम्हें एक ब्लॉक ऐड करना है। अब वो ब्लॉक ऐड करना है तो ए ने ये ब्लॉक माइन किया। माइन कैसे करता है, माइन करने का सिस्टम क्या होता है, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। मैं यूजर है, तुम यूजर हो, ठीक है, लेकिन जो ए बी सी डी ई है ये माइनर्स हैं। ये माइनर्स क्या होते हैं, माइनर्स के पास अथॉरिटी होती है कि ब्लॉक्स को माइन कर सके, ये दुनिया भर की चीजें कर सके। तो जब तुमने कोई चीज इंफॉर्मेशन डाली तो वो एक ब्लॉक में जाके सेव होगी। कोमल जो ने इंफॉर्मेशन डाली वो एक ब्लॉक में जाके सेव होगी। ऐसे करके हम 4-5 लोगों ने एक ब्लॉक की स्पेस भर दी। अब वो माइनर्स के पास जाएगी ब्लॉक की, इस ब्लॉक को माइन करो। तो माइन करके वो एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम से ये इंश्योर करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है, जो इंफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, वो करेक्ट है या नहीं है। तो वो बेसिकली वैलिडेट करता है उस ब्लॉक को कि ये ब्लॉक सही है या नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने, कोमल ने, प्रकृति ने, ज्योतिन ने, इन 4 लोगों ने और अभिषेक भाल से 5 लोगों ने मिलके इंफॉर्मेशन डाली बहुत सारी, और वो एक ब्लॉक भर गया। अब वो ब्लॉक भर गया, वो माइनस के पास जाएगा, ग्रुप ऑफ माइनस के पास जाएगा। इन पांचों के पास वो ब्लॉक आएगा। अब ये पांचों अपनी कंप्यूटेशनल पावर मतलब ये होता है कि एक के पास मान लो 512 जीबी विद हाई ग्राफिक कार्ड तो यूज होता ही है, तो अच्छा वाला ग्राफिक कार्ड, और 16 जीबी की रैम है। इसके पास 1 टीबी की रोम और 32 जीबी की रैम और बेटर हाई ग्राफिक कार्ड। बेसिकली किसके सिस्टम के अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं कितना बेटर है, इस पे डिपेंड करते हैं कि कंप्यूटेशनल पावर। जब कंप्यूटेशनल पावर का यूज करते हैं तो एक टाइम के एक साथ बेसिकली एक ब्लॉक, मान लो अभी एक ब्लॉक आया तो सबने यूज किया, सबने उसको कोशिश की वैलिडेट करने के ब्लॉक की कि सही है या नहीं है। तो वैलिडेट करने के लिए एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। अब वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम ज्यादा जल्दी कौन सॉल्व करेगा ये बताओ। जिसके पास ज्यादा वो होगा, कंप्यूटेशनल पावर होगी, जिसके पास ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर होगी वो ज्यादा जल्दी सॉल्व कर लेगा उस इक्वेशन को। इसी पॉइंट के साथ मान लो बी के पास सबसे ज्यादा थी, और बी ने ब्लॉक को, या मान लो ए के पास सबसे ज्यादा थी और ए ने ब्लॉक को वैलिडेट कर दिया। अब ए ने ब्लॉक को वैलिडेट कर दिया, लेकिन तब तक बी भी कुछ काम कर चुका होगा, ई भी कुछ काम कर चुका होगा, सी और डी भी थोड़ा बहुत तो काम कर चुके होंगे ना, 40-50% उसी टाइम लिमिट पे, उसी ब्लॉक के ऊपर। बट सिंस ए ने जल्दी से कर लिया तो वो ये हो गया कि ए ने वो ब्लॉक वैलिडेट कर लिया है। अब ए बाकी बाकी चेन्स को बोलेगा, बाकी ई सी ई बी डी को बोलेगा कि भाई साहब मैंने ये ब्लॉक को माइन कर लिया है, अब आप तुम लोग वेरीफाई कर लो कि ब्लॉक सही है नहीं है और अपने चेन में रख लो। तब यहाँ पे ए ने जैसे वैलिडेट किया और ये ब्लॉक वेरीफाई हो गया, तो सी वेरीफाई करेगी कि जो ए ने ब्लॉक माइन किया क्या वाकई सही है या नहीं है। ऐसी सारी चेंज वो करेंगी और उस ब्लॉक को अपने नेटवर्क में ऐड कर लेंगी, लाइक दिस, जैसा इसमें रिप्रेजेंटेशन में शो हुआ है। तो हमारी ब्लॉकचेन 4 से 5 ब्लॉक्स की होगी। अब एक ब्लॉक माइन करने पर उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मतलब कुछ फीस तुम देते हो, ये आगे गैस फीस का कॉन्सेप्ट तुम पढ़ोगे, तो कुछ पैसे तुम देते हो ट्रांजेक्शन के, वो ए को मिलेगा
और कुछ मतलब वो जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि सिंस इस ब्लॉकचेन में काम हो रहा है तो ब्लॉकचेन अपने में ही एक इनकम जनरेट कर रही है, तो इनकम जनरेट कर रही है तो वो उसका भी कुछ पार्ट वो माइनर को देती है एज अ रिवॉर्ड। तो एक का फायदा क्या हुआ इतनी सारी चीजें यूज करने का, अपना सिस्टम देने का, अच्छे ग्राफिक कार्ड्स यूज करने का, उसने इनकम जनरेट की जो कि बहुत होती है, बहुत पैसे मिलते हैं माइनर्स को। पर अब तुम कहोगे कि काम तो सी डी और ई बी ने भी बराबर का किया, बराबर का नहीं मतलब किया था, काफी सारा किया था, तो उनके काम का क्या होगा? कुछ नहीं, वो धरा का धरा रह जाएगा, तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इनके पास एक और टास्क होता है, तुमको याद होगा, वेरीफाई करने का। तो क्या वेरीफाई करने के भी कुछ पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते, वेरीफाई करने के नहीं मिलते, ये इनका काम ही होता है। तो हाँ, इस जॉब में रहने का, बेसिकली बीइंग अ माइनर, तो इसके दो अनपेड एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज या एडवांटेज जो भी कह लो तुम, कि तुम्हें वेरीफाई करना पड़ता है जिसका नहीं मिलता, और अगर जो तुम्हारी मेहनत बेकार भी हो जाती कई बार। तो अब ये बताओ, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है, बहुत एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। तो इसका मतलब सी डी ई बी की ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की वो बेकार गई। ये होता है माइनिंग का प्रोसेस। माइनिंग समझ में आई सबको? तो इनकी एनर्जी बेकार गई, इतना समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब ये बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? माइनिंग समझ में आई? माइनिंग क्या होती है? अच्छा, और ये जो माइनर्स होते हैं ना, इनको ऐसा नहीं कि बैठे रहना पड़ता है कंप्यूटर लेके। हो सकता है ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगा करके, कंप्यूटर्स इन द सेंस की सर्वर जैसे डिस्क लगा करके चला दें, उसको रन कर दें। जैसे कि जनरल जो माइनर्स होते थे ना, मैं बताता हूँ वो कैसे करते थे बिटकॉइन पे। जब बीच में एक सेकंड प्रकृति में आता हूँ, जब बीच में वो होता था तो जनरली माइनर्स पता क्या करते थे, एक विंडमिल लगा देते थे, जो विंडमिल एनर्जी देती थी उनके कंप्यूटर्स को लगातार, विंडमिल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती थी, और वो कंप्यूटर एक प्रोग्राम रन कर देते थे तो अपने आप सॉल्व करते रहता था, ब्लॉक्स आते थे वो सॉल्व करते रहते थे। तो बस ये लगा के ऑटोमेटिक फंक्शन है, छोड़ दो। तो बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करके, करोड़ों के लाखों के इन्वेस्टमेंट करके वो यूज कर देते थे, और फिर वो रिवॉर्ड्स अपने हिसाब से पाते थे। बट इसमें एनर्जी बहुत खर्च होती थी, बहुत खर्च होती है अभी भी। और एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या वेरिफिकेशन के लिए भी एनर्जी खर्च होती है ज्यादा? तो वेरिफिकेशन के लिए एनर्जी खर्च नहीं होती। जब ये सी डी ई के पास आएगा ब्लॉक, तो उसमें जो वेरीफाई करेंगे उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। क्यों? इसको मैं इस तरीके से तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक रूबिक्स क्यूब है, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में तुमको बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी जनरेट यूज होगी। बट रूबिक्स क्यूब वेरीफाई करने में कि ये सही है या नहीं बना, ये इसके कितना इजी है। बस रूबिक्स क्यूब को तुमने ऐसे उठाया, देखा कि हाँ सारे कलर्स मैच करें एंड इट्स वेरीफाइड। तो हाँ, वेरिफिकेशन में ना टाइम लगता है ना एनर्जी, पर वैलिडेशन में बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। ये प्रॉब्लम्स थी हमारे माइनर्स के साथ। अब प्रकृति अपने क्वेश्चन पे आओ। भैया एक बार बस शॉर्ट में डिफाइन कर दीजिए ना, माइनिंग क्या है, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, एक शॉर्ट में। हाँ, माइनिंग ये होती है कि हम 4-5 लोगों ने लिख के, हम यूजर्स हैं, हम माइनर्स नहीं, हम यूजर्स हैं, हमने डेटा डाला, डेटा डाला, वो क्या होगा कि हमने एक डेटा डाल दिया एक बार ब्लॉकचेन के अंदर, एक ब्लॉक भर गया पूरा, क्योंकि एक ब्लॉक में बहुत जगह होती है। मैंने कुछ डेटा डाला, जरूरी नहीं कि मेरा पूरा डेटा फुल कर देगा। तो हम 4-5 लोगों ने बहुत सारी ट्रांजेक्शन किए, तुमने कैलिफोर्निया से, मैंने यहाँ बैठ के दिल्ली में, किसी ने रीवा से, किसी ने किसी और पार्ट से, ऐसे ट्रांजेक्शन किए, और वो एक ब्लॉक में भर गया। अब एक ब्लॉक की स्पेस फुल हो गई, वो ब्लॉक रिलीज हो जाएगा माइनर्स के अपने चैनल में। ये 5 माइनर्स हैं यहाँ पर, वैसे तो मिलियंस ऑफ माइनर्स होते हैं, रीजन वाइज डिवाइडेड होते हैं, बट ये 5 माइनर्स है मान लो एक फॉर एग्जांपल। अब इन 5 माइनर्स अपने कंप्यूटेशनल पावर का यूज करके, अपने कंप्यूटर्स का यूज करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो कि एक एल्गोरिदम होती है, जो कि बेसिकली इसलिए होती है कि वो ये वेरीफाई कर पाए कि जो इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं है। और वो हर चीज वेरीफाई करती है, इंश्योर करती है कि उसके अंदर कोई वायरस या स्पाईवेयर या कोई और चीज ना हो, इंश्योर करती है कि जो चीजें यूज हुई है उसके अंदर, जो चीजें मैंने लिखी है, जो चीजें मैं कर रहा हूँ, उसको करने की अथॉरिटी तो है ना मेरे पास। लाइक मेरे पास, मेरे अकाउंट में 5 बिटकॉइन है, मैंने 6 बिटकॉइन का ट्रांसफर कर दिया, ये तो नहीं है। ऐसे दुनिया भर की सारी चीजें इंश्योर करती है कि कहीं से कुछ गलत तो नहीं हो रहा इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में। अभी मैं केवल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की, ठीक है ना। इथेरियम में क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड हो जाते हैं इथेरियम और टेजोस और पॉलीगॉन, सोलाना, वे, इन सब में क्या होता है कि ये वो हो जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी रहते हैं इसी के अंदर। तो मतलब एक ब्लॉक के अंदर अगर जो तुम बिटकॉइन को छोड़ दो तो बाकी सारी चेन्स में
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ट्रांजैक्शंस होते हैं, दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये हो गया। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि वैलिड है या नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है वैलिड है या नहीं है, इसको कहते हैं वैलिडेशन। तो माइनस की बहुत सारी एनर्जी यूज होती है, पर ए ने अगर जो सबसे पहले कर लिया, ए सबसे पहले क्यों करेगा, क्योंकि ए के पास जो कंप्यूटेशनल पावर थी वो ज्यादा थी, ए ने सबसे पहले ब्लॉक वैलिडेट कर लिया, बी बाकी के चारों ब्लॉक्स की एनर्जी वेस्ट गई, इसने अपनी एनर्जी का यूज कर लिया, इसको पैसा मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा इस ब्लॉक को वैलिडेट करने का। वो रिवॉर्ड कहाँ से आता है, थोड़ा सा रिवॉर्ड देती है चेन, क्योंकि चेन भी एक इनकम जनरेट कर रही है, और थोड़ा बाकी रिवॉर्ड मिलता है यूजर से, जो यूजर ट्रांजेक्शन करता है उसके साथ एक ट्रांजेक्शन फीस कटती है उस चीज का, तो वो पैसे आते हैं, वो मिलते हैं माइनर्स को, ठीक है। और बाकी इस बीसीडी की सबकी मेहनत बेकार गई, बट स्टिल प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, तब भी बिजनेस प्रॉफिटेबल है, इसे लोग करते हैं। बस इसमें नुकसान होता है एनर्जी का, एनवायरमेंट का, क्योंकि एनर्जी बहुत यूज होती है, वो वेस्ट जाती है। तो ये होता है। उसके बाद CDEB के पास आता है ये ब्लॉक, तो CDEB वेरीफाई करते हैं कि ए ने क्या सही ब्लॉक वो किया, कि मान लो ए के मन में खोट हो, ए माइनर तो है पर ए का दिमाग घूम गया, या ए कोई हैकर निकला और उसने कोई गलत ब्लॉक वैलिडेट करके डाल दिया, क्योंकि तो बस ए को पता है ना कि चीजें सही है नहीं है, पर ए ने कुछ गलत ब्लॉक वैलिडेट करके डाल दिया, तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है। तो CDEB वेरीफाई करते हैं उस ब्लॉक को, और वेरिफिकेशन बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, उसमें ज्यादा एनर्जी टाइम कुछ नहीं लगता, और वेरीफाई करके अपनी चेन में ऐड कर लेती। तो अब एक इस इकोसिस्टम में सबके पास सेम ब्लॉकचेन आई, इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के मीडियम से चेन्स ऐड करना, ये मेन कॉन्सेप्ट था। हाँ जी, अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये जनरेट होती है, कोई एक उठ के बताओ कि क्या प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है ऐसे केसेस में, प्रैक्टिकल यूसेज जब हम इसका करेंगे तो। मैं बताता हूँ, कंपीटिंग चेन प्रॉब्लम। कंपीटिंग चेन प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है कि जो हो सकती है, क्या होती है मैं बताता हूँ। मान लो बी और सी ने सेम टाइम पे एक एक ब्लॉक ऐड कर लिए अपने चेन में, मतलब वैलिडेट कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ, किसकी ब्लॉक की एक्सेप्टेंस मिलेगी ये बताओ, अगर जो बी और सी ने सेम टाइम पे ब्लॉक वैलिडेट कर लिए तो। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बताओ, कोई उठ के बता जल्दी से। जिसकी जल्दी वेरीफाई हो जाएगी 51% ऑफ द सिस्टम से। ये कैसे होगा, चल ठीक है, ये इसने सही बोला, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ कैसे। आशीष ने बहुत सही बोला यहाँ पे, जिसकी जल्दी वेरीफाई हो जाएगी कैसे। अब बी ई के पास लेके आया अपना कोड, और बी ए के पास लेके आया, ठीक है, और सी डी के पास लेके गया फॉर एग्जाम्पल। अब क्या किए कि अब इस इनकी एक अलग चेन बन गई, बी ई ए की, और सी और डी की अलग बन गई। अब ये मान लो कि ई और ए के नेटवर्क, मतलब जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत हाई ग्राफिक कार्ड वगैरह का है, तो ये क्या करेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी करके वेरीफाई करके अपने में ऐड कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे ये मानते हैं कि इन सबकी कंप्यूटेशनल पावर सेम है, सबकी पांचों की कंप्यूटेशनल पावर सेम है। अब बी ने ई और ए को अपने साथ मिलाकर एक नया नेटवर्क बना लिया, और सी और डी ने अलग बना लिया, तो सी और डी इस ब्लॉक को बोलेंगे कि ये ब्लॉक सही है, जबकि बी ई और ए बोलेंगे कि जो ग्रीन वाला ब्लॉक है वो ग्रीन वाला ब्लॉक सही है। अब यहाँ पर जिसके पास मेजोरिटी होगी उसकी बात मानी जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि सी और डी की बात को, सी और डी का ब्लॉक नहीं माना जाएगा, लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन रूल होता है ये। अच्छा सॉरी सॉरी, मेजोरिटी पे नहीं काम करती, क्या कहते हैं, मेजोरिटी पे वैलिडेट होता है, ये ब्लॉक्स ऐड नहीं होती हैं। ये लास्ट वाली लाइन मेरी थोड़ी गलत मैंने बोल दी, सॉरी। इसमें लगता है लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन रूल ऐसे केसेस में। अब ये बताओ, बी ई और ए की अलग नेटवर्क बन गया था, सी और डी का अलग बन गया था, अब ये बताओ ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर किसके पास होगी, बी ई और ए के पास। बी ए ई के पास। बी ए ई के पास होगी। इसका मतलब ज्यादा जल्दी ब्लॉक माइन ये कर पाएंगे, ज्यादा जल्दी ब्लॉक ये माइन कर लेंगे, तो क्या होगा कि ये अपनी चेन में एक और ब्लॉक ऐड कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन किसकी है अभी, बी ई और ए के नेटवर्क की है। तो ये क्या करेंगे, अपने में ब्लॉक ऐड कर लिए, तो सी और डी को अपना ब्लॉक डिस्कार्ड करना पड़ेगा, और बी ई और ए के ब्लॉक को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, मतलब सी और डी का सारा मेहनत बेकार, ब्लॉक वैलिडेट करने के बाद भी। इसीलिए बिटकॉइन के केस में ऐसा कहा जाता है कि जब तक 6 ब्लॉक्स तुम्हारी ब्लॉक को वेरीफाई वैलिडेट होने के बाद 6 ब्लॉक्स वैलिडेट ना हो जाए, तब तक ये मत मानो कि तुम्हारी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, माइनस को ऐसा कहा जाता था। तो ये एक स्लैंग ये है, तो 6 ब्लॉक्स तक वेट करना पड़ता था। तो ये हो गई तुम्हारी लॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग चेन प्रॉब्लम को वो करना।
ये सबको समझ में आया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत एनर्जी यूज होती है, मेरा कहने का मतलब ये था। और प्रूफ ऑफ वर्क सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि चला आ रहा है अभी तक, और बिटकॉइन अभी भी ये यूज करता है। नया कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ स्टेक। ये तरीका है कंसेंसस बैठाने का। कंसेंसस समझे? अब मतलब समझ में आया जो इसने समझाया था तरंग ने। कंसेंसस ऐसे बैठता है कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेंगे, उसके लिए मैकेनिज्म बने हुए हैं। अब इसमें क्या होते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक में होते हैं वैलिडेटर्स। ये वैलिडेटर्स क्या करते हैं कि वैलिडेटर्स देखो बहुत सिंपल से वो होते हैं। वैलिडेटर्स क्या करेंगे कि इथीरियम को ना, इथीरियम के वॉलेट में तिजोरी में इथीरियम वो करेंगे, इथेरियम स्टोर कर देंगे। मान लो 32 ETH का रूल है कि 32 ईथर यूज अपना स्टोर करके रखेंगे, मतलब गिरवी रख देंगे। ये होते हैं वैलिडेटर्स, ये अपना गिरवी रख देंगे, माइनस नहीं होते। अब किसी ने 32 ETH वो कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इतनी चीज गिरवी रखी है ऑलरेडी, इतने पैसे। अब ये क्या करेंगे कि इनके पास अथॉरिटी आ जाएगी वैलिडेट करने की। अब इनके पास कोई ब्लॉक आता है ना, तो ये इतनी बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन वो नहीं करेंगे फालतू में, मतलब इतनी सारी एनर्जी यूज नहीं करेंगे। ये बस अपने मतलब इनका कंप्यूटर बस मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेगा। ये असाइन होता है। तो वो ये जॉब सबको असाइन होती है, ये बताऊंगा मैं तुमको कैसे असाइन होती है। मैं समझाता तुमको। मेरा, कोमल का, आशीष सोनी, अभिषेक भाल से, तारंग आहूजा, 5 लोग हो गए। हम 5 लोग वैलिडेटर्स हैं। मैंने 32 ETH डाला, आशीष ने 40 डाला, अभिषेक ने भी 32 डाला, तरंग ने 45 डाला और कोमल ने 38 डाला, गिरवी रखा। 32 मिनिमम है। तो सबसे पहले जिसके पास सबसे ज्यादा स्टेक्स होंगे ना, स्टेक होल्डर्स, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होगा, वो स्टेक होल्डर के पास सबसे पहले ब्लॉक पहुंचेगा, पहुंचने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो सबसे पहले ब्लॉक उस पर पहुंचेंगे। और एक साथ बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं तो मिलेंगे बेसिकली हम सबको, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस मिलते हैं जिसका सबसे बड़ा स्टेक होता है। अब उसका स्टेक है, सबसे बड़ा स्टेक है तरंग का यहाँ पे। तो तरंग क्या करेगी यहाँ पे कि उसको जल्दी ब्लॉक्स मिलते गए, वो अपने कंप्यूटर की पावर यूज करके उस ब्लॉक को, उसको असाइन हो गया वो ब्लॉक, उस ब्लॉक को वो वैलिडेट करेगी और हमको भेज देगी, हम उसको वेरीफाई करके अपने ब्लॉकचेन में ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे यूज किसका कंप्यूटर हुआ, बस तरंग का, हमारी कोई पावर वेस्ट नहीं हुई। तो जहां हम तो 5 लोग की बात करें, बट एक्चुअल में ना, रियल लाइफ में ना, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऐसे बेवकूफ बन जाते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रूफ ऑफ वर्क के हिसाब से कंपैरेटिव प्रूफ ऑफ स्टेक में 99.99% एनर्जी कम यूज होती है। क्योंकि जहां मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अपनी एनर्जी वेस्ट करते थे, वहां बस एक कंप्यूटर अपनी एनर्जी लगाता है, आराम से 2-4 मिनट लेके सॉल्व करता है इक्वेशन को और उसको वैलिडेट कर देता है, और हम सब बस वेरीफाई करते हैं। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इन केस इस वैलिडेटर ने कुछ घपला करने की कोशिश की, तरंग के मन में कुछ आया और वो तरंग एक हैकर निकली और उसने कुछ घपला करने की कोशिश की, तो उसको ना तो कोई फीस मिलेगी, ना तो उसको अपना ईटच ये जो 45 ईथर जो उन्होंने डाला था वो वापस मिलेगा, कुछ नहीं होगा, सब चला जाएगा। तो इसलिए कोई इतना पैसा अपना फंसाने की हिम्मत भी नहीं करता और ना कर सकता है। और इनकेस इसने किया भी, तो जब हम लोग वेरीफाई कर रहे होंगे ब्लॉक्स, तो हम लोग इस चीज को मेक श्योर कर लेंगे कि सही है नहीं है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर जिसने सक्सेसफुली कर दिया सक्सेसफुली वैलिडेट कर दिया अच्छे तरीके से, तो इसको इसकी ईथर वापस मिल जाएंगे, साथ ही साथ ट्रांजैक्शन फीस जो उसके साथ होती है वो वापस मिल जाएगी, इसका रिवॉर्ड। ये होता है प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट। देन वी आर मूविंग टू, हाँ, अब इसमें क्या होता है, रैंडम असाइनमेंट होता है। रैंडम असाइनमेंट कैसे, ईथर में, कि ईथर के केस में तारंग के पास सबसे ज्यादा स्टेक थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे ब्लॉक्स तारंग को ही मिलेंगे कि सबसे ज्यादा है। इसमें क्या होता है कि देखो, जब जब भी ब्लॉक्स असाइन होते हैं ना, तो रैंडमली असाइन होते हैं। तो रैंडमली असाइन होते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा गया है, तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जिसका सबसे हाई स्टेक होगा, उसके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी असाइनमेंट की, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। इट्स नॉट लाइक कि उसको फॉर श्योर उसी को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडमली असाइन होंगे, बट प्रेफरेंस मिलेगी तारंग को, तारंग के बाद आशीष, उसके बाद कोमल, फिर मुझे और बाल को, ऐसा जिसके हिसाब से जैसा स्टेक होगा। तो ये चीजें तुम्हें समझ में आई या नहीं, ये बताओ।
यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर भैया। किसी को तो डाउट आए होंगे। स्वाति, महक, उपासना, वंशिका। भैया हाँ भैया एक बार प्रूफ ऑफ स्टेक दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए इतने ढंग से प्रूफ ऑफ वर्क समझ में आ गया था तुम लोग को सबको? अब प्रूफ ऑफ वर्क में होते थे माइनर्स, मैं ऐसे समझाता हूँ। प्रूफ ऑफ वर्क में होते थे माइनर्स, प्रूफ ऑफ स्टेक में होते हैं स्टेक होल्डर्स। माइनर क्या करते थे? माइनर अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते थे, ये भी यही करते हैं, इस दोनों में कुछ अलग नहीं है। पर इधर क्या होता था कि एक माइनर नहीं, एक ब्लॉक ऐसे नेटवर्क पे आया, एक ब्लॉक कि जल्दी से बताओ ये सही है नहीं है, तो एक नहीं हजारों लाखों माइनर्स मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। उन लाखों माइनर्स में जो पहले सॉल्व कर लेता था इक्वेशन को और वो वैलिडेट कर लेता था वो ब्लॉक कि सही है नहीं है, तो वो उसके नाम से वैलिडेट हो जाता था ब्लॉक। बाकी सब उसको वेरीफाई करते थे और वेरीफाई करके ये मेक श्योर करते थे कि जो वैलिडेट किया सही किया नहीं किया है। यहाँ स्टेक होल्डर क्या करते हैं, यहीं पे स्टेक होल्डर्स में क्या होता है कि ऐसे वो ब्लॉक सबको नहीं मिल जाता कि जिसके पास ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर है उसने वो किया। यहाँ पे असाइन कैसे होता है, यहाँ पे पूरे नेटवर्क को ब्लॉक असाइन होता है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैलिडेटर को असाइन होता है। और असाइन कैसे होता है? रैंडमली असाइन होता है। बट जिसने जितने ज्यादा ईथर अपने स्टेक पर लगाए हैं उसको उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ब्लॉक से साइन होने की। तो जल्दी जल्दी ब्लॉक से साइन होते जाते हैं, वो जल्दी जल्दी सॉल्व करता जाता है, बाकी लोग वेरीफाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे ये थी कि एक के साथ हजारों लाखों माइनस एक ही ब्लॉक को सॉल्व कर रहे होते हैं, एक ही क्वेश्चन को, लेकिन रिजल्ट किसको मिलता है? बस एक को। और जरूरत किसकी थी? बस एक की थी। बाकी सबका मेहनत बेकार जाता है। मतलब 99.99% एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज होती थी और जो वर्क यूज होता था, जो दिमाग खपता था, जो मशीनरी खपती थी, वो वेस्ट जाती थी। बस 0.0001% कहीं जाके यूजफुल आती थी। अब बाकी सब वेरीफाई करके बैठ जाते थे, कुछ रिवॉर्ड भी नहीं मिलता था। पर यहाँ एक ही बंदा वो काम कर रहा है, उसकी इसकी प्रूफ ऑफ वर्क की जगह उसके पास प्रूफ ऑफ स्टेक है। स्टेक क्या है कि वो अपने पैसे फंसा के रखा है। भाई 32 ईटीएस बहुत होते हैं, 32 ईटीएस के जाओगे करोड़ों में होते हैं अगर जो कन्वर्ट करोगे तो। एक ईटीएस में 1,80,000 के करीब लास्ट टाइम मैंने चेक 1,41 था, 1,41,000 रुपए। तो 32 ईटीएस बहुत होते हैं, ये मिनिमम होते हैं। तो अगर जो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए फंसा के बैठा है अपने, तो वो उसके पास प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। अब बाकी लोग उसको वेरीफाई कर रहे होंगे, उस चीज को वेरीफाई कर ही रहे होंगे। जैसे कि इसमें जो वेरीफाई करते थे ना माइनिंग में, वो स्टेकिंग में वेरीफाई करते थे। ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो बेसिकली मैकेनिज्म दोनों सेम काम कर रहे हैं, बस तरीका अलग है। जहां यहाँ 1 लाख लोग फालतू काम करते थे, वहां ये नहीं करते फालतू काम। तो ये बात हो गई। अपना प्रूफ ऑफ स्टेक दिखा के उसने वैलिडेट कर लिया। वेरीफाई करना तुम लोग को आगे क्लियर ही होगा। अब क्लियर है? ओके। बस भैया। अब वो आता है हमारा लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक। ये देख लो, इसमें डिफरेंस ये पढ़ लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, डिफरेंस पढ़ लेना तुम लोग जल्दी से। 10 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक। लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक तीसरा कॉन्सेप्ट है एंड इट इज यूज्ड बाय टेजोस। मैं तुमको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले यूज होता था प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट आया था, ये कुछ चेंज से आया था, बट लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड वो था। लाइक जो कॉन्सेप्ट लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक का था ना, वो बहुत यूनिक था। और इथीरियम बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ी चेन है इथीरियम। टेजोस कहीं 16वें 17वें नंबर पे आता है, नंबर ऑफ चेंज के आता था। अब तुम लोग देख सकते हो कब भी आता है, इंटरनेट में चेंज होती रहती है रैंकिंग की। पर इथेरियम अभी भी सेकंड पर ही है, बहुत वाइडली यूज होता है इथेरियम। इथेरियम में पिछले साल तक माइनिंग हुई होती थी, बट इथेरियम ने टेजोस, कोर्डाना जैसे चेन्स को देखकर सीखा और उसने पूरी की पूरी चेन का स्ट्रक्चर बना दिया। और आज की डेट पे इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट यूज करता है। टेजोस भी प्रूफ ऑफ स्टेक ही करता है, बस प्रूफ ऑफ स्टेक का एक वर्जन है लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक, जो कि थोड़ा और एडवांस है और ज्यादा ट्रस्टेड फील होता है, यूज होता है। मैं तुमको दिखाऊंगा, तुमको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर वैलिडेटर्स की जगह होते हैं बेकर्स, ठीक। अभी बेकर्स क्या करते हैं, इनका काम वही होता है जो कि एक माइनर का या एक वैलिडेटर का होता है, ठीक है। ये अपने टेजो को वो करते हैं। आज की डेट पर 411 बेकर्स है। देखो तो मैं एक चीज बताता हूँ, तुम्हें मैंने कितना बताया था, इथीरियम के लिए मिनिमम कितना चाहिए होता है, एक वैलिडेटर बनने के लिए कितना चाहिए होता है, 32 ETH, याद है। अब इतना पैसा किसके पास होगा, सबके पास नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसलिए बहुत कम नंबर ऑफ वैलिडेटर्स होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के लिए इसमें बहुत पैसे लगते हैं। 411 बेकर्स हैं आज की डेट पर, इसमें ये 411 लोग ही सारे काम करते हैं। पहले 8000 टेस्ट की जरूरत होती थी, आजकल 6000 टेस्ट लगते हैं ये एक प्रॉपर बेकर बनने के लिए। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ये होता है कि एक बेकर है, इसने क्या किया, एक कम्युनिटी बनी कि जैसे तुम लोग को मेरे ऊपर ट्रस्ट है। अब तुम 29 लोगों ने मिलकर मुझे थोड़े थोड़े पैसे दिए, जो कि कल कंबाइन होकर 8000 या 9000 टेस्ट हो गए। मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 6000 टेस्ट की, तुम सबने मुझे पैसे दिए और 8000 टेस्ट हो गए, अब मैं तुम्हारा बेकर बन गया। अब ये क्या हुआ, मान लो अभिषेक भालसी ने 2000 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, सबका शेयर होगा मेरे अंदर, मेरे ऊपर सबका शेयर होगा। अब उस शेयर अब मैं क्या करूंगा, वो पैसे यूज करूंगा और मैं एक बेकर बन जाऊंगा। अब मैं बेकर बन जाऊंगा और वही वेरिफिकेशन वैलिडेशन का सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा, और मुझे मिलेंगे क्या, इंसेंटिव्स, नेटवर्क फीस, जब मैं वेरीफाई करूंगा। तो उस पैसे को मैं क्या करूंगा, जितना मैंने रखा होगा, जितना मैंने दिया होगा, इसमें ना सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर मैं ही होऊंगा, तभी मैं जाके एक बेकर बन सकता हूँ। मतलब कि उस 8000 9000 टेज में से सबसे ज्यादा पैसे मेरे होने चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि उपासना का जितना शेयर होगा उसको मिल जाएगा, प्रकृति का जितना शेयर होगा उसको मिल जाएगा, वहीं में प्रियंका का जितना शेयर होगा उसको मिल जाएगा। उस पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना है, उस इंसेंटिव का सबको शेयर बढ़ जाएगा। इस तरीके से काम करता है बेकर का वो प्रोसेस। इसके साथ साथ ये होता है कि जैसे इथेरियम में तुम ना पैसे डाल देते थे, लाइक कि इथेरियम में पैसे तुम अपने सबमिट कर जमा कर देते थे, इसमें तुम अपने पैसे ना जमा नहीं करते हो, इसमें तुम अपने पैसे लाइक की डेलीगेट करते हो। डेलीगेट लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक कहलाता है ये। डेलीगेट इज लाइक कि मैं तुम लोग मुझे पैसे दोगे नहीं, तुम लोग ये कहोगे कि जो मेरे अकाउंट में, तुम लोग को पता है ना कि किस तरीके से लिखा होता है, जो मेरे अकाउंट में क्रिप्टो वॉलेट में इतने टेल्स पड़े हैं, उस चीज की अथॉरिटी मैं श्रेयस को देती हूँ, बट श्रेयस के हाथ में वो पैसे नहीं है। श्रेयस चाहे कल को तू पैसे कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकता। इट्स लाइक कि श्रेयस को मैंने बस दिए हैं, एश्योरेंस देते हो एक तरीके से। इसको तुम इस तरीके से लो कि प्रॉपर्टी के पेपर देने की जगह तुम ये रिटर्न में लिख के देते हो कि मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे पास है, तो शेयर्स के पास है। इस तरीके की बात हो गई, समझ गई है। तब तक तुम अपने पैसों का यूज कर सकते हो, खुद भी अपने जो टेज हैं, टोकन्स हैं, उसको इधर उधर कर सकते हो। बस वो हो जाएगा कि जो डेलीगेटेड है मुझे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो बेसिकली ये होता है, तुम अपने अकाउंट में रखोगे और कहोगे कि जो मेरे अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं वो मैं डेलीगेट करती हूँ शेयर्स को, पर तुम मुझे दोगे नहीं। और उसी डेलीगेशन के नाम पे मैं भी उसको बोल दूंगा कि डेलीगेटेड है। कल को मैंने कोई धांधली की तो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज करके पैसे निकाल लिए जाएंगे, ये बात सच है, तुम्हारा अकाउंट फ्रीज करके पैसे निकाल लिए जाएंगे। पर वो तुम मुझे डायरेक्टली दोगे नहीं। तो इसका फायदा ये होता है कि तुम जब चाहो, जब तुम्हारा मूड कल को चेंज हुआ, तो अब तुमने मान लो पहले पैसे मुझे दे दिए होते, फिर बोलते कि शायद मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, मैं आना का नहीं करता यार, 10 दिन में दे दूंगा, 5 दिन में दे दूंगा, 4 दिन में दे दूंगा, ऐसा करता। बट अब तुमने डेलीगेट किए, तुम्हारे हाथ में है, तुम जब मन हुआ तब तुमने मेरे पास से पैसे हटाए और कहीं और खर्च कर दिया, कहीं और लगा दिए, वो ऑटोमेटिकली मेरे से घट जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट हो गया ये। यहाँ तक तुम्हारी आज की क्लास हो गई है खत्म। अब बताओ किसी को कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो बता दो, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। बताओ कोई दिक्कत। श्रेयस भैया, हाँ, यहाँ पे बेकर उसे ग्रुप ऑफ वैलिडेटर्स बोल सकते हैं। बेकर्स ग्रुप ऑफ वैलिडेटर नहीं होते, बेकर एक ही होता है। ग्रुप ऑफ वैलिडेटर्स, बेकर एक ही होता है, ग्रुप ऑफ वैलिडेटर्स उसे पैसे देते हैं बस। इट्स लाइक बेकर बस मैं रहूंगा, अथॉरिटी मेरी रहेगी,
बट तुम सब मुझे अपने पैसे डेलीगेट कर सकते हो। अब फिर मैं अपने पैसे उसको तेजोस को डेलीगेट कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट है लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक का। किसी को कोई डाउट हो अभी तक? नो भैया। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब पिछले 3 सेशंस में कोई भी डाउट हो तो आज का सेशन खत्म हो गया। पिछले 3 सेशन में कोई भी डाउट हो तुम लोग बताओ, क्योंकि कल मैं तुमको पढ़ाऊंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, गैस फीस, गैस लिमिट और दुनिया भर की चीजें, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो कल आखिरी टॉपिक है और इसके बाद यू आर फ्री टू गो। इसके बाद तुम्हें मैं स्मार्ट पाई सिखाना, तुम लोग की मर्जी है, सीखना हो तो सीख सकते हो। स्मार्ट पाई सीखना चालू कर देंगे, फिर हैकाथन करेंगे और हैकाथन के बाद तुम लोग आराम से अपने पेपर वगैरह दे के आना। उसके बाद से हम लोग सीखेंगे वो। इसे रिकॉर्डेड सेशन हमेशा रहेगा, तो इस रिकॉर्डेड सेशन से रिवाइज कर सकते हो तुम चीज़ें। और उसके बाद हम स्मार्ट पाई पे आ जाएंगे अपने पेपर देने के बाद, तुम लोग के पेपर देने के बाद। तब तक मैं सेकंड ईयर्स का ग्रुप बना के उनको अलग से स्मार्ट पाई सिखा दूंगा, ताकि थोड़ा बहुत उनका टाइम वेस्ट ना हो। तब तुम लोग भी चाहो तो पेपर के बीच में सीख सकते हो स्मार्ट पाई, ऐसी बात नहीं है। सब टू यू, तुम्हारा डेडिकेशन कितना है। तो बताओ फिर, कुछ पूछ